2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे विदेश दौरे पर निकल गए। अगली 9 जुलाई तक यानी कुल 9 दिन प्रधानमंत्री का आसन कुल 5 देशों में लगेगा। पर उनकी इस यात्रा का असल मकसद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए जिन 5 देशों घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया को करीने से चुना गया है वो काफी अहम है। क्यों इसे ग्लोबल साउथ में भारत की धाक जमाने की कोशिश और इसका विस्तार माना जा रहा है? ग्लोबल साउथ का ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? ब्रिक्स इस पूरी कहानी में क्यों अहम हो जाता है? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आज क्लियर कट में यही समझेंगे। ग्लोबल साउथ पर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे की शुरुआत होगी अफ्रीकी देश घाना से। वही घाना जो दुनिया का 7वां बड़ा सोने का उत्पादक देश है। यहाँ प्रधानमंत्री 15,000 भारतीयों घाना की संसद को संबोधित करेंगे। दोनों देशों के बीच करीब 24,000 करोड़ का व्यापार है। भारत का यहाँ 16,000 करोड़ रुपए का निवेश भी है। घाना के बाद प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, जहां के नेताओं के बिहार और भोजपुरी कनेक्शन की चर्चा हर कोई करता रहता है। 1999 के बाद यहां किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना में होंगे। वही अर्जेंटीना जिसकी फुटबॉल टीम की दुनिया दीवानी है। इन 3 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ब्राजील में होंगे, जहां उन्हें ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। लौटते वक्त प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश नामीबिया में होंगे। यहां 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा होगा। भारत ने हाल में नामीबिया को वहां से आए चीतों के कारण जाना था। भारत इस यात्रा के जरिए अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है, जिसका मकसद ग्लोबल साउथ में अपनी धाक जमाना है। तो अब इसी ग्लोबल साउथ को समझ लेते हैं। दरअसल जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के दौरान 2 ध्रुवों में बंट गई थी, तो फिर वैसे देश जो इस पछड़े से बाहर थे, आर्थिक पैमाने पर पिछड़े भी थे, उनके लिए 1952 में हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फ्रेड सॉवी ने एक टर्म का इस्तेमाल किया। ये टर्म था थर्ड वर्ल्ड। लेकिन समय के साथ पश्चिम की जो मीडिया है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इस्तेमाल गरीबी, अस्थिरता और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स के लिए करने लगी। आखिरकार 1969 में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कार्ल ओगलेस्बी ने इन देशों और इलाकों के लिए एक न्यूट्रल टर्म चुना। ये टर्म था ग्लोबल साउथ। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद इस टर्म ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू की, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सेकेंड वर्ल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं रही। अब जो भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से इतर सोचने वाला था, उसने अपने आप को ग्लोबल साउथ बताना शुरू किया। हाल के दिनों को याद करें तो रूस यूक्रेन जंग के दौरान जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के मेंबर कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों पर यह दबाव बनाने लगे कि नाटो को सपोर्ट करें, तो ग्लोबल साउथ चर्चा में आया। इन देशों ने इस जंग में किसी एक पार्टी को चुनने के बजाय दोनों को बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आने की सलाह दी। भारत और चीन ने अमेरिकी या फिर यूं कहें कि पश्चिम के प्रभाव के आगे ग्लोबल साउथ की पैरोकारी करनी शुरू की। ग्लोबल साउथ अपने आप में कोई ऐसा भूभाग नहीं है जिसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हो। ये राजनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक समानता रखने वाले देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ के अधिकतर देशों की एक पहचान ये भी है कि इनमें से ज्यादातर साम्राज्यवाद या औपनिवेशिक सरकारों के अधीन रहे हैं। इस तरह अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील, कम विकसित या फिर आर्थिक तरक्की में पिछड़े हुए देशों को ग्लोबल साउथ का हिस्सा माना जाता है। ये वैसे देश हैं जहां गरीबी है, भयंकर आर्थिक असमानता है और जीने की लागत महंगी और हालत दुश्वार है। इन देशों का ये हाल ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में है, यानी जो धनी देश हैं जिनमें नॉर्थ अमेरिकी देश अमेरिका या फिर यूरोप के धनाढ्य मुल्क हैं, उनको ग्लोबल नॉर्थ मानते हुए ग्लोबल साउथ की अवधारणा रची गई। तो भारत इसी ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। पहले कोविड और बाद में रूस यूक्रेन जंग के दौरान अपनी पोजीशन से दुनिया के इन देशों ने ग्लोबल साउथ को मजबूत किया है। अब आते हैं ग्लोबल साउथ के भविष्य और ब्रिक्स की इसके लिए भूमिका पर। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 3 ग्लोबल साउथ के देशों की होंगी, जिसकी अगुवाई चीन और भारत कर रहे होंगे।
इस कड़ी में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका इस ग्लोबल साउथ को मजबूत करने में सबसे अहम होंगे। खासकर तब तो और जब हम ये जानते हैं कि इन पांचों देशों की कुल जीडीपी दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले समूह G7 से कहीं ज्यादा है। ग्लोबल साउथ का उभार ग्लोबल नॉर्थ या यूं कहें कि अमेरिका की अगुवाई वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक चुनौती है। चीन इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, जहां ग्लोबल साउथ के कई देशों को सड़क मार्ग से कारोबार के वास्ते जोड़ा जा सके। पर यहाँ मुश्किल या ये कह लें बड़ा सवाल ये है कि क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी सदस्य देशों के लिए फायदे का सौदा है या फिर ये चीन के फायदे तक ही महदूद रह जाएगा, या फिर जो उसकी विस्तारवादी नीति है ये उसके तहत है। भारत की इस पर खास नजर रहती भी है। जहां तक ब्रिक्स की बात है तो इस दफा इसका 17वां सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। ये 6 और 7 जुलाई को होगा। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया है। उनके बारे में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया था कि वे समिट के बाद के स्टेट डिनर में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बुलाए जाने से नाराज थे। हालांकि चीन का कहना था कि जिनपिंग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं जा पा रहे। जिनपिंग का यहाँ ना जाना इसलिए अहम है क्योंकि अपने 12 साल के कार्यकाल में ऐसा पहली बार है जब वे ब्रिक्स समिट पे शरीक नहीं होंगे। बातचीत को समेटें उससे पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की थी। तब ये ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक जो टर्म है हालांकि स्थापना से पहले ही वजूद में आ गया था। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक शब्द गढ़ा था। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और फिर 2009 में ब्रिक की स्थापना हो गई। लेकिन फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका की एंट्री के बाद ये ब्रिक्स हो गया। इस ग्रुप में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई को भी अब जोड़ा जा चुका है। साथ ही बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी पार्टनर देश के तौर पर ब्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिक्स इस बार का इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका थीम ही ग्लोबल साउथ है। साथ ही ब्रिक्स का समिट जरूरी यूं भी हो जाता है क्योंकि इस बहाने कई दफा भारत चीन के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल लेते हैं, जो कई बार ऐसे द्विपक्षीय कारणों से संभव नहीं होता। पिछले साल जब रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। ये 5 साल बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत थी। इस बार चूंकि जिनपिंग जा नहीं रहे हैं तो बातचीत की ऐसी कोई भी संभावना खत्म हो गई है। ब्रिक्स अपने आप में ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों में दुनिया की 3 अरब से ज्यादा आबादी रहती है। वहीं इन देशों का जीडीपी $50 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि G7 देशों का जीडीपी महज $48 ट्रिलियन है। G7 हम जानते ही हैं कि पश्चिम के ताकतवर देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए और जापान का साझा मंच है। तो कुल मिलाकर समय के साथ ग्लोबल साउथ कई तरीकों से पश्चिम और अमेरिकी अगुवाई वाली वेस्टर्न लॉबी को चुनौती दे रहा है। माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास और दौरा भी इसी को केंद्र में रखकर है कि किस तरह हम उन देशों को अपने साथ ले आएं जो खुद को तटस्थ या फिर गुटनिरपेक्ष रखे हुए हैं। तो आज का क्लियर कट यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।